दोस्तों, बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में किया गया फैसला कभी न कभी गलत साबित होता है। बल्कि ये गलत फैसला जिसकी वजह से आदमी ना चाहते हुए भी सलाखों के पीछे जाने पे मजबूर हो जाता है। एक क्वालिटी इंजीनियर जो अपने घर से 750 किलोमीटर दूर जाकर अपने घर वालों के खिलाफ एक मुस्लिम लड़की से लव मैरिज शादी करता है और करीब 3 साल बाद घर वालों के विरोध करने पे कर देता है 2 कत्ल। आखिर कौन था वो इंजीनियर और किस बात से नाराज होकर अपने ही सबों का कर दिया कत्ल? आज इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं DR न्यूज 9। आज की जो सच्ची घटना है जिसे सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किस पे भरोसा किया जाए। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहमदपुर पुरानी गोदाम गांव है। बात कर रहा हूँ 9 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश बनारस की रहने वाली शकुंतला देवी फोन लगाती है अपने भाई श्यामलाल को, तो उनका फोन बंद आता है। तो फिर सोचती है क्यों ना अपनी भाभी को फोन लगाकर देख लूं, शायद उनका मोबाइल चालू हो तो दोनों लोगों से बात हो जाएगा। जब शकुंतला देवी अपनी भाभी बबीता देवी को फोन लगाती है तो उनका भी मोबाइल बंद आने लगता है। जब शकुंतला देवी अपने भाई और भाभी को फोन लगाकर परेशान हो जाती है तो फिर सोचती है क्यों न अपने भतीजे अम्बेश कुमार और रिंकू को फोन लगाकर देख लूं, शायद भैया और भाभी से बात हो जाए। जब शकुंतला देवी जफराबाद जिले के अहमदपुर गांव में रहने वाले अम्बेश कुमार और रिंकू को फोन लगाती हैं तो अम्बेश सुबह 7 बजे से शाम तक यही बात करके टाल देता था कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, घर पे जाकर मम्मी पापा से बात करा दूंगा। इधर अम्बेश की छोटी बहन वंदना भी अपने ससुराल से अपनी मम्मी पापा को फोन लगाकर परेशान थी। तब वंदना भी शाम के वक्त अपने भाई को फोन लगाकर कहती है कि भैया मम्मी पापा का फोन बंद आ रहा है, कोई बात है क्या, कोई परेशानी है क्या? अम्बेश जवाब देते हुए कहता है कि कोई परेशानी नहीं है, बुआ का भी सुबह से फोन आ रहा है मम्मी पापा से बात करने के लिए, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मम्मी पापा से सुबह कुछ कहा सुनी हो गया था, इसी को लेकर मम्मी पापा कहीं चले गए हैं बिना बताए हुए। मैं सुबह से परेशान। धीरे धीरे समय निकल रहा था और तारीख आ जाता है 12 नवंबर को। अम्बेश की बहन फोन करती है अम्बेश को, क्या हुआ, मम्मी पापा आए कि नहीं, कुछ पता चला कि नहीं? अम्बेश कहता है कि नहीं बहन, अभी तक घर पे नहीं आए हैं और ना ही कहीं पता चल पाया है, मैं भी जा रहा हूँ कहीं ढूंढने। घंटे 2 घंटे बाद अम्बेश का भी फोन बंद आने लगता है। अभी तक तो माँ बाप का ही फोन बंद आ रहा था, अब भाई का भी बंद आने लगा। ऐसे ही 12 तारीख गुजर जाता है। तब वंदना परेशान होकर सीधे जफराबाद थाने में जाती है और कहती है, साहब मेरे पिता जिनका नाम श्यामलाल जो रेलवे में लोको पायलट थे, जिनकी उम्र 62 साल और माँ बबीता देवी जिनकी उम्र 60 साल जो गृहिणी थी, और मेरा भाई अम्बेश कुमार और रिंकू जो क्वालिटी इंजीनियर था जिसकी उम्र 37 साल, ये तीनों लोग लापता है। साहब आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। जैसे ही पुलिस इतनी बात सुनती है तुरंत FIR दर्ज कर लेती है, तीनों का मोबाइल सर्विलांस पे चढ़ा देती है, साथ ही साथ CDR लोग निकालती है कि आखिरकार किससे किससे बात हुआ है। लेकिन धीरे धीरे 3-4 दिन और बीत जाता है और अचानक 15 तारीख को अम्बेश कुमार का फोन चालू होता है और सबसे फोन अपनी छोटी बहन वंदना को फोन करता है और कहता है कि बहन मैं घर पे पहले ही एक ताला लगा दिया था और ये दूसरा ताला किसने लगा दिया है, क्या तुम्हें इसकी चाबी मालूम है? तो बहन बोलती है कि तुम परेशान मत हो, मैं चाबी इधर भिजवाती हूँ। लेकिन जैसे ही चाबी भिजवाने का नंबर आता है वैसे ही पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद रिंकू से पूछती है, भाई तुम्हारा नंबर 3 दिन से बंद आ रहा है, क्या चक्कर है? रिंकू कहता है, साहब मैं अपने माता पिता को ढूंढने बनारस की घाटों पे चला गया था, उनसे मेरा किसी बात को लेके हल्का फुल्का लड़ाई हो गया था, तब से कहाँ चले गए हैं, मैं खुद परेशान हूँ, कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? जब CDR लोकेशन और कॉल डिटेल के हिसाब से रिंकू से पुलिस पूछताछ करती है तो हर बार एक नया झूठ बोल रहा था। पुलिस को लगता है कि यही सस्पेक्ट है, इसने कुछ न कुछ किया है अपने माता पिता के साथ। जब पुलिस फिर से अम्बेश कुमार और रिंकू से सख्ती से पूछताछ करती है तो तब वो पूरी कहानी सामने रखता है, जिसे सुनकर पुलिस ही नहीं बल्कि रिंकू की तीनों बहन वंदना, सपना और अर्पणा, यहाँ तक कि बुआ शकुंतला देवी भी हैरान हो जाती हैं। दरअसल बात है साल 2019 की। रिंकू बीटेक की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में लगा हुआ था। लगभग 750 किलोमीटर दूर कोलकाता से कॉल आता है कि क्वालिटी इंजीनियर का जॉब है,
क्या करना चाहोगे? अम्बेश कुमार तैयार हो जाता है और जॉब करने के लिए कोलकाता चला जाता है। सब अच्छा चल रहा था, इसी बीच लॉकडाउन लग जाता है। वो कोलकाता ही फंस जाता है। वहीं पास में एक लड़की रहती थी जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती, जो रिंकू को देखती थी। उसने एक दिन रिंकू से पूछ लिया कि क्या तुम अपने घर नहीं गए? जब उसने पूरी कहानी बताई तो लड़की की नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाता है। लड़की उसको मदद करना शुरू कर देती है, कभी खाने में तो कभी कपड़े धोने में, तो कभी उसके बार बार करीब आने लगती है। दोनों में दोस्ती हो जाता है और वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लड़की लड़के को प्रेम का इजहार कर देती है, लेकिन लड़की मुस्लिम होती है। लड़की के परिवार में कोई ज्यादा ऐतराज करने वाला तो नहीं था, लेकिन लड़के के परिवार वाले साफ साफ मना कर देते हैं। चाहे उसकी तीनों बहन हो या माता पिता साफ साफ कह देते हैं कि मुस्लिम लड़की हमारे घर पे नहीं आएगी, लेकिन लड़का भी अपने जीत पे अड़ा रहता है और प्रेम विवाह कर लेता है। इधर लड़के के परिवार कुछ इस कदर नाराज हो जाते हैं कि लड़के से पहले जैसे अब बात नहीं करते हैं, देर सवेर कभी बात कर लेते हैं। रिंकू से कहते हैं कि क्या तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दिए कि नहीं? उसने तो अभी तक तुमको अपना सारा धर्म बता दिया होगा, सिखा दिया होगा, वो तो तुम्हें अब पक्का मुसलमान बना दिया होगा। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, अपना धर्म छोड़कर वो हिंदू धर्म के रीति रिवाज को अपना चुकी है, पूजा पाठ करती है, अब वो हमारे जैसा रहती है। लेकिन घर वालों को बिल्कुल यकीन नहीं होता है। वक्त के साथ रिंकू को एक लड़का और एक लड़की पैदा हो जाते हैं। इसी बीच घर वालों ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 30 जून 2025 को रिंकू के पिता लोको पायलट से रिटायर हो जाते हैं और रिंकू से कहते हैं कि तुम लड़की को तलाक दे दो और हमारे साथ रहने आ जाओ। आखिरकार लड़के ने लड़की से बात किया, कहा हमारे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या करूं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन लड़की कहती है कोई बात नहीं, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन बच्चों का भरण पोषण और आगे की पढ़ाई करने के लिए 10 लाख रुपए दे दो। जैसे तैसे मैं ब्यूटी पार्लर में काम करके अपना जीवन गुजार लूंगी। जैसे ही 10 लाख रुपए की बात आती है, तुरंत रिंकू अपने घर वालों को फोन लगा के पैसा की बात कहता है। पिताजी लड़की तलाक देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन 10 लाख रुपए का डिमांड कर दी है, अब पैसा भेज दीजिए। लेकिन रिंकू के पिता साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा सब किया कराया हुआ है, तुम अपने हिसाब से देख लो, हम इसमें एक फूटी कौड़ी देने वाले नहीं है। घटना से 3 महीने पहले अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू अपने घर आ जाता है, जिसके वजह से घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे ही कहा सुनी होती। 8 दिसंबर 2025 को शाम को लगभग 7 बजे का वक्त हो रहा था। बेटा अपनी माँ से बात कर रहा था पैसों को लेकर, तभी माँ को गुस्सा आ जाता है। माँ उसे धक्का देते हुए कहती है निकल जाओ इस घर से। तभी लड़के ने कहा कि कुछ तुम बोल रही हो, ये घर हमारा है, इस घर का मालिक मैं हूँ। माँ ये बात पूछती है तुम कैसे इस घर के मालिक हो? लड़का कहता है कि राम नारायण को जानती हो? दरअसल राम नारायण लड़के के नाना थे, जो बचपन में ही घर उसके नाम कर दिया था। जब से ये घर उन्हें मिल गया, पूरा परिवार इसी घर में रहने आ गया। कुछ याद आया कि नहीं, इसलिए तुम इस घर के मालिक नहीं हो, अब इस घर का मालिक मैं हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। जैसे इतना बात उसकी माँ सुनती है, गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर तुरंत लड़के को एक के बाद एक कई थप्पड़ लगा देती है। जैसे ही थप्पड़ लगता है, रिंकू को भी गुस्सा आ जाता है। पास में रखकर सिलवट उठाता है और माँ के ऊपर वार कर देता है। माँ तुरंत जमीन पे गिर कर तड़पने लगती है। इसी बीच श्यामलाल आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने माँ को मारने की, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। श्यामलाल तुरंत अपना मोबाइल निकालते हैं और 112 नंबर डायल करते हैं। फिर से वही सिलवट उड़ाता है अम्बेश कुमार और अपने पिता पे वार कर देता है। उसके पिता भी वहीं गिर जाते हैं और जमीन पे तड़पने लगते हैं। अम्बेश कुमार घर में जाता है और लोहे काटने वाला आरी लाता है, अपने माँ के पैरों को हिस्से को काटना शुरू कर देता है। जैसे ही काटना शुरू करता है, इधर श्यामलाल की सांसें चल रही थी, चिल्लाने लगते हैं। रिंकू को लगता है कि इनका आवाज बाहर न चला जाए, इसलिए रस्सी का इंतजाम करता है और अपने पिता का यानी श्यामलाल का गला जब तक दबा के रखता है कि जब तक पूरी तरह से सांसें थम न जाए। इसके बाद माँ और पिता के डेड बॉडी को 3-3 हिस्सों में काटता है और प्लास्टिक के 6 बोरियों में रखता है। ऐसे ही करते करते सुबह के 4 बज जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। उठता है और अपने गाड़ी जो स्विफ्ट डिजायर थी UP 62BB 6340, उसमें ही बोरे में भरा लाश
डिग्गी में डालता है और घर से 8 किलोमीटर दूर गोमती नदी के बेलाव घाट पर लाश को ले जाकर नदी में फेंक देता है और घर वापस चला जाता है। लेकिन जल्दीबाजी में मां के पैर का हिस्सा छूट गया था। फिर से एक बोरे में भरता है, सही नदी में ले जाकर फेंक देता है। जैसे ही पुलिस वालों को इतना घटना सुनाता है तो सब लोग दंग हो जाते हैं। तुरंत 40 गोताखोरों को नदी में उतारा जाता है। सही नदी में जिसमें मां का पैर फेंका था वो तो मिल जाता है, लेकिन गोमती नदी में जो लाश के कई टुकड़ों में फेंका था उसमें का कुछ हिस्सा मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई हैरान था कि आखिरकार एक बेटा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जब पुलिस वाले ने उमेश कुमार और रिंकू से इस घटना का रिक्रिएशन कराया कि तुमने इस घटना को अंजाम दिया कैसे, तब वो करीब 25 मिनट तक रो रो कर बताया, जिसे देखकर आसपास के लोगों को आंखें नम हो जाती है, वो भावुक हो जाते हैं। लेकिन पुलिस उसने जेल भेज दिया। फिलहाल वो अपनी गुनाहों की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपसे गुजारिश है कि आप कोई भी रिश्ता बनाने से पहले, कोई भी नया रिश्ता बनाने से पहले एक बार सबकी सहमति ले ले, उसके बाद ही कोई नया रिश्ता बनाए। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।